हेलो, गुड मॉर्निंग माय ओल्डर स्टूडेंट्स। मैं ज्योति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ स्मार्ट स्टडी चैनल पे। तो आपके लिए सबसे पहले तो एक अच्छी न्यूज़ है, आपका एग्ज़ाम जो है 1 अगस्त को ना होके अब 12 सितंबर को है ना। तो आप लोगों को थोड़ा टाइम और मिल गया अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसको आप नेगेटिव वे में ना ले जाएगी, पॉजिटिव वे में ले जाएगी। ठीक है, मेरे पास थोड़ा और टाइम एक्स्ट्रा हो गया, मेरी पढ़ाई मैं अच्छे से कंप्लीट कर पाऊँगा, है ना। तो आप लोग अभी अपनी स्टडी को बिल्कुल, कल मैंने आपको बताया था कि जहाँ से आप डीटीएस कर रहे हैं, जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उसको उसी तरीके से डीटीएस वगैरह अपने रेगुलर रखें। और हर डीटीएस के बाद आप जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में करके आते हो वो आंसर आप तो अपने हिसाब से सही किए हैं, फिर भी वो नेगेटिव हो जाते हैं। आप आगे चेक करते हो तो वो गलत हो गए, तो उनको देखो कि मेरे कहाँ कंसेप्ट वीक रह गया, कहाँ मेरे से गलती हुई। जब आप अपने रिजल्ट का खुद एनालिसिस करने लग जाओगे तो आपके लिए जो सिलेक्शन है बिल्कुल बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। कहने की बात मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो या फिर जो भी आप किसी भी सब्जेक्ट को आप कवर करने की कोशिश करते हो तो उसको थोड़ा इस तरीके से तैयार करो कि कोई अगर आपसे बोले कि ये टॉपिक मुझे पढ़ाना है तो आप उसको पढ़ा भी सको, है ना। आपके कंसेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आप जो बोल रहे हो वो बात आपको खुद को समझ में आनी चाहिए। जब आप कोई बात आपको खुद को समझ में आ रही है ना तो वो आप दूसरे को बहुत आसानी से समझा सकते हो। ठीक है, तो आज वीडियो ठीक आ रहा है। आई थिंक कल वाला वीडियो काफ़ी काला पीला आ रहा था तो आप लोग बोल भी रहे थे कि क्या हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये हो गया, वो कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। कल थोड़ा सा ऐसे लाइटिंग वाइटिंग ठीक नहीं थी इसलिए हो गया था। ठीक है, आज कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है। चलो अपन टॉपिक देखते हैं अपना क्या पढ़ रहे थे अपन। आज अपन 1 डे 1 चैप्टर अपन सोच रहे थे करने के लिए। तो अपन एक चैप्टर को एक वीडियो के अंदर या फिर 2 वीडियो के अंदर एक चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। 1 घंटे का या फिर 2 घंटे का वीडियो बनाएंगे अपन। ठीक है, उसके अंदर अपना जो एनसीईआरटी का क्विक रिवीजन होगा जिसके अंदर आप लोग आसानी से अपने एनसीईआरटी के कंसेप्ट हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। एनसीईआरटी आपके फिंगर टिप्स पे होगी। वीडियो को अच्छे से पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को फास्टली चलूँगी थोड़ा, है ना। तो आप लोगों को पहले अगर आपने जेनेटिक्स एक बार भी नहीं पढ़ा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अब मन बनाया है कि मेरे को अब पढ़ना है, तो वो अभी भी अगर तैयारी करके शुरू करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो अपने लिए, अपनी तैयारी के लिए ईमानदार रहो। आप अब भी क्रैक कर सकते हो आसानी से अगर आप लोगों का स्ट्रॉन्ग है, अगर आप चाहते हैं, आपके अंदर से तमन्ना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। 1 महीना है अपने पास, 1 महीने में अगर आपका पहले 11th 12th अच्छे से किया हुआ है, फिर कोचिंग में आपने तैयारी की थी वो आपकी काफ़ी अच्छी थी, तो आप लोग आसानी से नीट क्रैक कर सकते हो अगर अभी आप अपने आप को लेके ईमानदार हो गए, अभी आप अपने टाइम के पंक्चुअल हो गए तो, है ना। क्योंकि इसके अंदर नीट सिर्फ क्या है, नीट को सिर्फ हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है, नीट के अंदर आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है तभी जाके सिलेक्शन होता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो 4-4 5-5 साल से बेचारे लगे पड़े हैं, सिलेक्शन नहीं होता है। उसकी वजह यही है, वो पढ़ते हैं, वो क्या सोचते हैं कि हाँ मेरे को आता है, सब आता है, अच्छे से आता है, वो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वो अपने आप को एनालिसिस नहीं करते, समझते नहीं, स्मार्ट वर्क नहीं करते अपनी स्टडी को लेके, है ना। तो इसीलिए आप लोग अपने पढ़ा है उसका खुद का एनालिसिस आप खुद करना सीखो, खुद के टीचर खुद बनो एक बार, तब जाके आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मेरा लेवल कहाँ है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मेरे को क्या पढ़ना चाहिए और मैं सेलेक्ट हो भी सकता हूँ या नहीं हो सकता इस साल, है ना। देखो हमारे अंदर से फीलिंग आती है कि इस बार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। एग्ज़ाम के बाद ही बच्चे को पता चल जाता है कि मैं कितनी पानी में हूँ, पहले ही पता चल जाता है भाई मैंने क्या पढ़ा है, मेरे को क्या आता है क्या नहीं आता है, पहले ही पता चल जाता है मैं कितने पानी में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो अभी आप लोग, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि अपनी स्टडी को जहाँ से भी कर रहे हो काफ़ी उसको स्ट्रॉन्ग रखो, अपने लिए ईमानदार रहो, एकदम स्ट्रॉन्ग बन के अपने टारगेट से मत हटो बिल्कुल भी, है ना। 1 महीने की बात है, उसके बाद मौजी मौजा अगर आप इस बार सेलेक्ट हो गए तो, है ना। तो अभी अपन शुरू करते हैं अपना टॉपिक। कौन सा? जेनेटिक्स का बोला था ना कल मैंने, किसी का कमेंट तो आया नहीं, दूसरा टॉपिक चाहिए, तो जेनेटिक्स ही शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ बायोटेक बोल रहा था, एक कोई था बायोटेक के लिए बोला, तो बायोटेक करा दूंगी जेनेटिक्स के बाद, ठीक है, रिप्रोडक्शन बाद में करा देंगे। चलो आज का अपना टॉपिक है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो अब दिख रहा है। जेनेटिक्स
जेनेटिक्स का नाम आते ही सबसे पहले 12th में टॉपिक है ये। अगर स्कूलिंग वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो उनको पता होगा 12th का टॉपिक है जेनेटिक्स। और इसको शुरू करते ही अपने पास सबसे पहले दो डेफिनेशन आती है। एक तो आती है वेरिएशन, एक तो क्या आती है बेटा, वेरिएशन आती है। चलो नहीं दिख रहा क्या, एक तो क्या आती है, वेरिएशन आती है ना, और दूसरी क्या आती है, इनहेरिटेंस आती है। सबसे पहले तो हमें इन दोनों का मीनिंग पता होना चाहिए, इनहेरिटेंस क्या होती है और वेरिएशंस क्या होती है ना। तो देखो हमारे अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं वो सभी हमें कहाँ से मिले हैं, अपने पेरेंट्स से मिले हैं। जितने भी कैरेक्टर हैं हमारे अंदर, ये हमारे फादर हैं और ये हमारी मदर है और ये हम है ना। तो सारे कैरेक्टर जो हमारे अंदर आए हैं, जो भी जीन आई हैं, जीन्स आई हैं, जो भी, वो सभी हमारे अंदर कहाँ से आई हैं, हमारे पेरेंट्स से आई हैं। तो यहाँ से अब ऐसा तो नहीं होता ना कि ये मेल है और ये फीमेल है तो इसके जो जितने भी फीमेल होंगे, जैसे मेरा भाई है वो सेम मेरे पापा जैसा दिखेगा, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। या फिर मैं हूँ, मैं सेम मेरी मम्मी जैसी दिखूँगी, ये ज़रूरी है क्या? बिल्कुल नहीं है। हम क्या होता है कि कुछ चेंजमेंट भी हो जाते हैं, कुछ क्या हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं, वेरिएशन आ जाती है। तो उसको तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो डिफरेंसेस आए हैं पेरेंट्स और प्रोजेनी के बीच में, जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को बोलते हैं वेरिएशन। बात क्लियर हुई? पेरेंट्स और प्रोजेनी के बीच में जो डिफरेंसेस है उनको बोलते हैं वेरिएशन। और यहाँ से यहाँ तक जीन जो ट्रांसफ़र हो रही है, भाई हमें जीन जो मिली है वो कहाँ से मिली है? पेरेंट्स से मिली है। तो वो जीन का ट्रांसफ़र होता है, वो यहाँ से यहाँ तक होता है, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। आई थिंक आपको दोनों बातें अच्छे से क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई दोनों अच्छे से। वेरिएशन क्या है? जो पापा से बेटा अलग होता है, सेम नहीं दिखता है, वेरिएशन है उनके अंदर, उसी को वेरिएशन बोलते हैं। क्लियर बात है? इनहेरिटेंस क्या है? पापा से कैरेक्टर बच्चे में आए हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्लियर बात? आगे चलें, समझ रहे हो ना बात को? चलो अब आगे चलते हैं। इसके बाद जेनेटिक्स के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेंडल। क्या पढ़ते हैं? मेंडल पढ़ते हैं। एक मिनट में कैमरा ठीक कर लेती हूँ थोड़ा सा। अब सही है, अब ठीक है ना? देखो क्या पढ़ते हैं, मेंडल पढ़ते हैं। अब दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ अब दिख रहा है। अपन क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले मेंडल पढ़ते हैं। जब अपन जेनेटिक्स शुरू करते हैं तो सबसे पहले मेंडल पढ़ते हैं, ठीक है? मेंडल के बारे में सबसे पहले तो याद रखना है आपको, ये क्या था? ये ऑस्ट्रेलियन था, ऑस्ट्रेलियन मोंक था ये, है ना? क्या था ये? ऑस्ट्रेलियन मोंक था। इसने शॉर्ट में बता रही हूँ, एक्सपेरिमेंट किए थे किस पे? एक्सपेरिमेंट किए थे इसने पाइसम सेटाइवम पे। किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे? पाइसम सेटाइवम, ठीक है? और कब से कब तक किए थे इसने एक्सपेरिमेंट? 1856 से लेके 1863 तक एक्सपेरिमेंट किए थे इसने, 7 ईयर तक, ठीक है? ये मैं आपको ब्रीफ में इसलिए बता रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं बेटा, ठीक है? आप लोगों को इनको, ये फैक्ट है, इनको याद रखना है। ऑस्ट्रेलियन मोंक थे, 1856 से लेकर 1863 तक इन्होंने 7 साल अपना काम किया है ना? जिसकी वजह से इन्होंने 3 लॉ दिए हैं। इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पे ही तो 3 नियम दिए हैं ना इन्होंने, वो पढ़ेंगे अपन अभी, ठीक है? और उसके बाद एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसका रीजन ऑफ सक्सेस, रीजन ऑफ सक्सेस। किस वजह से सक्सेस हुआ है, इसका क्या क्या रीजन है सक्सेस के? एक तो इसका एनालिसिस था, वो कैसा था? स्टैटिकल एनालिसिस था, स्टैटिकल एनालिसिस, एनालिसिस, ठीक है? एनालिसिस कैसा था?
स्टैटिकल था, प्रॉपर रिकॉर्ड बना के इसने बिल्कुल फॉर्मूले की तरह, मैथ्स की तरह इन्होंने बायोलॉजी को समझने की कोशिश की। ठीक है। सेकंड इसका क्या रीज़न था, इसकी सैम्पलिंग साइज जो थी वो क्या थी, काफ़ी लार्ज थी। क्या थी, लार्ज सैम्पलिंग साइज। देखो आप इनके शॉर्ट नोट्स बना लो, है ना। जब भी एग्जाम से पहले अगर आपको रिवाइज करना हो तो आप एक बार इसको पढ़ोगे तो आपको पूरा टॉपिक जो है आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको पढ़ने के बाद या पढ़ने से पहले एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना। समझ रहे हो बात को। चलो, सैम्पलिंग साइज क्या थी इसकी, लार्ज सैम्पलिंग साइज थी। ठीक है। और इसका ये पब्लिश कब हुआ इसका, एक सेकेंड, लार्ज सैम्पलिंग साइज थी इसकी। और इसका काम पब्लिश कब हुआ था, इसने पब्लिश किया 1865 में। एक्सपेरिमेंट करके 2 साल हो गए, उसके बाद इसने पब्लिश किया। लेकिन इसके काम को किसी ने भी भाव नहीं दिया, किसी ने भी देखा नहीं, किसी ने भी इसको समझने की कोशिश नहीं की। उसका वजह क्या था, चलो वो भी लिख लें। नॉट अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएट नहीं हुआ इसको, किसी ने बढ़ावा नहीं दिया इसके काम को, है ना। तो उसका रीजन क्या था, नॉट अप्रिशिएटेड का रीजन क्या था, दिख रहा है क्या आप लोगों को, नॉट अप्रिशिएटेड, है ना। इसका रीजन था इसका वर्क जो है वो क्या था, काफी एडवांस था, एडवांस वर्क। अपनी स्टडी जो है इसने कैसे करी, बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिकल कंसेप्ट से इसने अपने काम को समझाने की कोशिश की, जो कि लोगों के समझ से बाहर था, है ना। इसका काम जो था वो क्या था, काफ़ी एडवांस था, एक बात। सेकंड बात, बैड कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल जो थी वो उस टाइम क्या थी, स्किल नहीं लिखेंगे अपन इसको, कम्युनिकेशन मेथड जो थे वो उस टाइम पे अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से ये अपने काम को अच्छे लोगों तक नहीं पहुंचा पाया, है ना। अभी फ़िलहाल तो अपने पास यूट्यूब है और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म, ट्विटर है, फेसबुक है, इन सब के थ्रू अपन जो भी करते हैं उसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन उस टाइम तो इसके पास थे नहीं, उस टाइम नहीं थे ये सब, तो इसके काम को लोगों तक पहुँचाया नहीं गया, पहुँचा नहीं इसका काम लोगों तक। ठीक है। और ये एक जीन को डिफाइन नहीं कर पाया। इसने क्या बताया कि पेरेंट्स से बच्चे के अंदर कुछ कैरेक्टर्स आते हैं, वो उनको लेके आता है फैक्टर। उन कैरेक्टर्स को कौन लेके आता है, फैक्टर। आज के टाइम में हमें पता है फैक्टर का मतलब होता है जीन, है ना। लेकिन उस टाइम पे जीन डिफाइन नहीं हुई थी, कि तो मॉर्गन ने की थी बाद में। तो ये यहाँ पे दिक्कत हो गई, इस वजह से इसको फैक्टर नहीं पता था। इसने बताया कि जो यहाँ से पेरेंट्स से कैरेक्टर्स लेके कौन आते हैं, फैक्टर आते हैं। लोगों ने इसको पूछा कि फैक्टर क्या होते हैं, कहाँ है फैक्टर दिखाओ, तो इसको ये नहीं बता पाया फैक्टर कहाँ है, इसके पास, इसको नहीं पता था। तो एक बात इसके पास, कांट डिफाइन फैक्टर। समझ गए बात को। ठीक है। एक इसका क्या था, स्टैटिकल काम था इसका, जिसकी वजह से, चलो ये इतना ठीक है। अब देखो, इसने इतना किया और बेचारा मर गया, लेकिन इसके काम को किसी ने नहीं समझा। उसके बाद इसका काम हुआ रीडिस्कवर्ड। इसका काम रीडिस्कवर्ड हुआ। 3 साइंटिस्ट जो अलग अलग देशों में काम करके सेम मेंडल जैसे रिजल्ट उनको मिलते हैं, और वो वापस से उस काम को इसको बताते हैं, इसको वापस से प्रीफर करते हैं, तब जाके मेंडल के काम को समझा जाता है। वो 3 साइंटिस्ट कौन कौन से थे, कॉलकॉरेंस, है ना, डिवरीज, और तीसरा कौन सा था, वन सेडमार्क। ये अलग अलग साइंटिस्ट थे और अलग अलग देशों में
अलग अलग जगह पे इन्होंने काम किया और इनको सेम रिजल्ट वही मिले जो कि मेंडल को मिले थे। समझ रहे हो बात? अब देखो, इन्होंने 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए, है ना, मेंडल ने भी वही लिए थे। देखो अब अभी देखते हैं 7 पेयर कौन कौन से थे। छोड़ो इसको तो। 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इन पी प्लांट। 7 पेयर कौन कौन से ली इन्होंने? एक तो ली प्लांट की हाइट, प्लांट की हाइट 2 टाइप की ली इसने, एक तो कौन सी टॉल और दूसरी कौन सी ड्वार्फ, है ना। ये टॉल वाली जो थी डोमिनेंट थी, ये सभी बातें आपको पता है ना, शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ आपको। ड्वार्फ वाली जो थी वो रिसेसिव थी, ठीक है। फिर इसने दूसरा ट्रेट इसने लिया फ्लावर पोजीशन। इनको सीक्वेंस वाइज याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, कैसे भी रख सकते हो। एक है एक्सियल और दूसरी है टर्मिनल, ठीक है। एक है एक्सियल, दूसरी है टर्मिनल। एक्सियल है वो है डोमिनेंट, डोमिनेंट का मतलब समझते हो ना, प्रभावी। और टर्मिनल जो है वो कैसी है? रिसेसिव, अप्रभावी। इसके कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में शो नहीं होते हैं, F1 जनरेशन में। थर्ड है इसका फ्लावर कलर, फ्लावर कलर 2 टाइप के, एक तो कौन सा वायलेट और एक कौन सा वाइट, है ना। तो वायलेट जो है वो डोमिनेंट और ये कौन सा रिसेसिव, ठीक है। फिर इसने ली शीड शेप, है ना। एक तो होते हैं राउंड और एक होते हैं रिंकल्ड। तो राउंड तो हो गया डोमिनेंट और रिंकल्ड हो गया रिसेसिव। नीचे वाला दिख रहा है क्या आपको? हाँ अभी तो दिख रहा है। अगला था सीड कलर। सीड कलर में थोड़ा सा आपको याद रखने की ज़रूरत है। डोमिनेंट जो है ना वो येलो वाला है। सीड कलर एक तो येलो और एक है ग्रीन। तो ग्रीन है ना वो रिसेसिव है। भाई हम ये लेके आएंगे हम कहीं से मार्केट से, हम क्या है ये मटर लेके आते हैं तो ग्रीन कलर के लाते हैं ना। तो होना तो कौन सा चाहिए? डोमिनेंट कौन सा होना चाहिए? ग्रीन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे डोमिनेंट कौन सा है? वाइट है, ठीक है। वाइट नहीं सॉरी ग्रीन है, येलो है डोमिनेंट। डोमिनेंट है येलो और ये है रिसेसिव। बात समझे? और है फ्रूट। फ्रूट एक होता है फुल शेप्ड और एक होता है कॉन्स्ट्रिक्टेड। जो पूरी फली होती है ना वो वाली। ये है डोमिनेंट और ये है रिसेसिव। समझ में आ गए? हो गए सारे? इसको नोट करो फिर आगे चलें। फिर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया। ये 7 उसने कैरेक्टर लिए। फिर उसने एक्सपेरिमेंट किया कौन सा? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ठीक है। तो इसके अंदर इसने एक लंबा प्लांट लिया,
एक इसने छोटा प्लांट लिया, ठीक है, इन दोनों का इसने क्या कराया, क्रॉस कराया, ठीक है, तो इनके जो बच्चे हुए वो कैसे हुए, ऐसे, ठीक है, मतलब ये जो है ये कैसे थे, ये टॉल थे, टॉल। F1 जनरेशन में इसको सारे प्लांट जो है वो कैसे मिले, लंबे मिले, ठीक है। फिर इसने क्या कराया, इसकी सेल्फ पोलिनेशन कराई, इसने क्या कराया, सेल्फ कराई, ऐसा लिया, इधर भी ऐसा ही लिया, ठीक है। इनकी क्रॉस जब इसने कराई तो इसको यहाँ पे 3 प्लांट तो लंबे मिले और एक मिला कैसा, छोटा। मतलब यहाँ पे ये वाला जो टोल वाला है ये यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट है, प्रभावी है, बात समझ रहे हो ना, ये यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट है, और ये क्या है, ये रिसेसिव है ना। जब F1 जनरेशन में हम देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, सारे जो प्लांट्स हैं वो कैसे होंगे, टॉल होंगे, ठीक है। जब इनका सेल्फ पोलिनेशन कराएंगे, इनकी सेल्फ ब्रीडिंग कराएंगे, तब हमारे पास क्या होगा, देखो एक तो ये बनेगा, फिर एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, मतलब 3 तो क्या बनेंगे, लंबे बनेंगे, और एक कैसा बनेगा, ड्वार्फ बनेगा। मतलब फर्स्ट जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर रिसेसिव को पूरी तरह से सप्रेस कर देता है, जबकि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जैसे ही इसको मौका मिलता है एक्सप्रेस होने का तो ये अपने कैरेक्टर शो करता है। ये क्या है अपना वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आगे देखो, मेंडल के लॉ देखें। मेंडल का फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, जो इसी के बेस पे दिया उन्होंने, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बेस पे दिया इन्होंने, कौन सा लॉ, डोमिनेंस वाला, लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखो दिख रहा है ना, हाँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। इसने क्या बताया कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोलिंग बाय फैक्टर्स, कैरेक्टर्स आर कंट्रोलिंग बाय फैक्टर। जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो पेरेंट्स से अपने किस में आते हैं, अपने बच्चे में आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं, वो फैक्टर उनको लेके आते हैं, ठीक है। आज के टाइम में हमें पता है कि फैक्टर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जीन, लेकिन मेंडल को उस टाइम नहीं पता था कि फैक्टर क्या होता है, ठीक है। उसे सिर्फ इतना पता था कि जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जो कैरेक्टर्स आते हैं उनको फैक्टर लेके आते हैं, फैक्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब मेंडल को नहीं पता था। तो मैं आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस बता रही हूँ, इसमें उसने क्या बताया कि कैरेक्टर्स जो है उनको कौन कंट्रोल करता है, फैक्टर कंट्रोल करते हैं। और फैक्टर्स जो है वो कैसे होते हैं, पेयर्स में होते हैं, फैक्टर्स प्रेजेंट इन पेयर्स। कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, जैसे ये है ना। फैक्टर्स जो है वो कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। जब डिसिमिलर हो, इन इफ dissimilar pair of one factor dissimilar pair of one factor dominant and other recessive, उसमें से एक क्या होगा, डोमिनेंट होगा, एंड जो दूसरा होगा एंड अदर वन इज रिसेसिव। अंडरस्टैंड। इसने क्या बताया कि जो फैक्टर्स है वो कैसे होते हैं, पेयर्स में होते हैं, और सभी फैक्टर जो है वो पेयर्स में होते हैं। उनमें से अगर वो पेयर सेम है तब तो वो क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया, सेम है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर डिफरेंट है, ऐसे है, तो इसमें से एक तो क्या है,
डोमिनेंट है और एक क्या है, रिसेसिव है ना। भाई ये किसको शो करता है, ये लंबेपन को शो करता है और ये बौनेपन को शो करता है। जब यहाँ पे, लेकिन जब अपन इस प्लांट को देखते हैं तो ये कैसा दिखाई देता है, हमें टॉल दिखाई देता है। इसका मतलब ये वाला जो है ये कैसा है, ये प्रभावी है, ये इसके कैरेक्टर को शो नहीं होने देता है। बात समझ में आ गई, नोट करो। F1 जनरेशन के अंदर रेशियो कितना मिलता है, नहीं F2 के जनरेशन के अंदर रेशियो कितना मिलता है, F2 जनरेशन का रेशियो होता है 3:1 है ना, 3 लंबे। ये इसका क्या है, ये फिनोटाइप है, ये क्या है, फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होगा इसका, 1:1। यहाँ तक कोई डाउट, इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब इस लॉ के कुछ एक्सेप्शन है, इस लॉ के 2 एक्सेप्शन है, एक तो कोडोमिनेंस और एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अभी देखते हैं क्या होते हैं। एक्सेप्शन देखें इसके, एक है कोडोमिनेंस, ठीक है, और एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सबसे पहले कोडोमिनेंस को देखें या फिर इनकम्प्लीट को। इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखो पहले, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सबसे पहले तो इसका एग्जाम्पल याद रखना है, किसमें होता है, ये एंटीराइनम में होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक रेड कलर का फ्लावर वाला प्लांट होता है और एक वाइट कलर के फ्लावर वाला प्लांट होता है। जब इनका अपन क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पे हमें ऐसे प्लांट मिलते हैं कि देखने में हमें क्या लग रहा है कि ये कैसे हैं, रेड कलर के हैं, लेकिन ये रेड नहीं होते, ये किस कलर के होते हैं, पिंक कलर के होते हैं। मतलब यहाँ पे जो रेड कलर है वो वाइट कलर को पूरी तरह से सप्रेस नहीं कर पाया और आधे कैरेक्टर रेड के शो गए और आधे वाइट को शो गए, तो इसका मीडिएटर बन गया, इंटरमीडिएट बन गया कौन, पिंक कलर। इसके फ्लावर कैसे कलर के आएंगे, पिंक कलर के। जब इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, है ना, तो एक तो हमें कैसे मिलेगा, एक तो ये मिलेगा और बाकी सारे पिंक मिलेंगे, एक रेड भी मिलेगा, है ना, और ये मिलेगा। बस समझ लो, इसका रेशियो होगा 1:1। जीनोटाइप लगा लो चाहे फिनोटाइप, दोनों रेशियो इसके सेम होंगे। बात समझ में आ गई इतनी। अगला है अपना कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस जो होती है किसमें, ह्यूमन ब्लड ग्रुप में। कोडोमिनेंस जो करते हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप। इसका एग्जांपल है ह्यूमन ब्लड ग्रुप। अब एक बात आप नोट करना, मैं जनरल बात आपको बता रही हूं, इसमें क्या होता है, बोथ एलील अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप, देखो क्या होता है ह्यूमन ब्लड ग्रुप के अंदर, एक तो ए ब्लड ग्रुप होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है और एक ओ होता है। ये एंटीजन के बेस पे होते हैं ब्लड ग्रुप। जिसके अंदर ए एंटीजन हो वो ए ब्लड ग्रुप हो गया, जिसके अंदर बी हो वो बी हो गया, जिसके अंदर दोनों हो वो ए बी हो गया और जिसके अंदर कोई एंटीजन ना हो वो क्या हो गया, ओ हो गया। तो देखो यहाँ पे जब ए एंटीजन है कोई दिक्कत नहीं है, ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी है तो फिर आगे बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ए और बी दोनों साथ है तो एक को सप्रेस होना चाहिए था ना भाई, एक इन दोनों में से कोई एक डोमिनेंट होता, कोई एक रिसेसिव होता। लेकिन यहाँ पे दोनों ही क्या है, दोनों ही डोमिनेंट है, दोनों ही अपना कैरेक्टर शो करते हैं और ब्लड ग्रुप बना देते हैं ए बी। समझ में आ रही है बात?
ये है कि कौन सा अपना इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट क्लास है, इतना ही बता पाऊंगी यहाँ पे। डिटेल में अगर पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं दूसरा वीडियो बना दूंगी अच्छा सा, है ना, जिसमें टाइम काफ़ी लगेगा लेकिन आपके कंसेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अगर आपने पढ़ा हुआ है तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी, अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ तो आपको ये क्लास समझ में नहीं आएगी। आगे देखें, कुछ इसमें कुछ टर्म्स दी हुई है एनसीईआरटी में। एक दिया हुआ है टेस्ट क्रॉस। पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बता दूं। सेकेंड लॉ है उसका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी फैक्टर हैं, जो हमने फैक्टर बताए हैं ड्यूरिंग जब गैमेटोजेनेसिस होगा, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस ये एक दूसरे से अलग होते ही सेग्रीगेट होते हैं। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग होना, पृथक होना। तो ये अलग होते ही होते, इनको मैटिंग करने के लिए, फिर इनको अगली जनरेशन में जाने के लिए अलग होना ही पड़ता है। जैसे अपन ने ये वाला था, ये वाला था, इसका अपन ने गैमेट बनाए थे तो ऐसे बना था ना, एक टी इधर बना था, एक टी हमने अलग कर दिया था, एक टी ये इधर अलग कर दिया था, ये अलग कर दिया। अब यहाँ पे इनको क्या होता है, इनको अलग होना ही पड़ता है, ये सेग्रीगेट होते ही होते हैं। इस लॉ का एक बात याद रखना, समझ में आ गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और अगली बात याद रखना, इस लॉ का नो एक्सेप्शन, इस लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, अब देखो टेस्ट क्रॉस देखें। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? मेटिंग विद रिसेसिव पेरेंट। मेटिंग विद रिसेसिव पेरेंट्स टू नो, क्या जानने के लिए करते हैं? जीनोटाइप ऑफ प्लांट। मतलब समझ में आ रहा है ना? टेस्ट क्रॉस का मतलब है जो प्रोजेनी हमें मिली है उसके रिसेसिव पेरेंट से, भाई दो पेरेंट है ना, एक मेल है, एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, तो उसके उसी के पेरेंट से, रिसेसिव पेरेंट से उसकी मैटिंग करा दी जाए, उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। बात समझ में आई? बैक क्रॉस भी है एक टर्म। बैक क्रॉस का मतलब होता है मैटिंग विद पेरेंट्स। बात समझ गए? इसमें मैटिंग जो है वो किससे करा दी जाती है? पेरेंट से। अब इसमें कोई भी स्पेसिफाई नहीं है कि वो किससे कराई है, या डोमिनेंट से कराई है या रिसेसिव से कराई है, लेकिन टेस्ट क्रॉस में फिक्स है, टेस्ट करने के लिए कराई जा रही है। वो किसका टेस्ट करते हैं? जीनोटाइप चेक करने के लिए करते हैं, और ये हमेशा रिसेसिव पेरेंट से कराई जाती है। क्लियर हुई बात? आगे चलें, आगे देखो। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, अगला लॉ है इसका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसको समझने से पहले अपने को इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन समझना पड़ेगा। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, ठीक है। इसमें उसने कौन सा लिया था? ये वाला लिया था, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, यही लिया था ना। ये पूरी टेबल एनसीईआरटी में दी हुई है और आपको अच्छे से आती है, और इसके ऊपर मैंने वीडियो बना भी रखा है, आप देख लेना। इसका सीधा जीनोटाइप देखो, जीनोटाइप क्या बनता है इसका? 9331 सॉरी ये फिनोटाइप है इसका, फिनोटाइप है ये, है ना। और इसको जीनोटाइप क्या बनेगा?
ये इसका क्या है, फिनोटाइप है, जीनोटाइप है सॉरी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलें, चलो थर्ड लॉ देखें मेंडल का। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आपका एग्जाम 12 सितंबर को है। हाँ देखो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ, पिछले वाले लॉ में मैंने क्या बताया आपको कि जो भी कैरेक्टर है, जो भी फैक्टर है, उनको मस्ट बी सेग्रीगेट, है ना, उनको सेग्रीगेट होना ही होना पड़ता है। सेग्रीगेट के बाद उनके लिए कोई भी पाबंदी नहीं है, वो अपनी तरफ से क्या है, इंडिपेंडेंट है। वो चाहे तो रिसेसिव के साथ मैटिंग कर सकते हैं, रिसेसिव के साथ मिल सकते हैं, और चाहे तो डोमिनेंट के साथ मिल सकते हैं। वो बिल्कुल क्या है, अपनी तरफ से आजाद है, वो जिससे चाहे उससे शादी कर सकते हैं। समझ गए बात? देखो इसका एक्सेप्शन क्या है, लिंकेज। सेकंड लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं है, थर्ड लॉ का एक्सेप्शन है लिंकेज, है ना, लिंक जीन। एक्सेप्शन क्या हो गया इसका, लिंकेज। अब देखो एक टर्म दी हुई एनसीईआरटी में, प्लियोट्रॉफी। क्या दी हुई है, प्लियोट्रॉफी। एक जीन एक कैरेक्टर को शो करती है, लेकिन जब क्या हो जाए, व्हेन ए वन जीन शो व्हेन ए वन जीन कंट्रोल्ड मोर देन वन कैरेक्टर, जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करे, यही जीन, जैसे यही जीन लंबे की है और यही जीन काले की है, ऐसा हो तो उसको क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी। बात समझ गए? ठीक है, इसका एग्जाम्पल है फिनाइल कीटोन्यूरिया। डिजीज सुना है ना आपने, कौन सा डिजीज, फिनाइल कीटोन्यूरिया, है ना। ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, टायरोसिन बनता है ना, टायरोसिन की जगह ये कीटोन्यूरिया बनने लग जाता है, जिसकी वजह से जब जीन जिसको कंट्रोल कर रही है, वो एक ही जीन दो कैरेक्टर को कंट्रोल करने लगती है। बात समझ रहे हो? आगे चलें। इसकी वजह से क्या हो सकता है, रोग कौन सा होता है, मेंटल रिटार्डन, है ना, स्किन एंड हेयर डिलेशन लिख देगा इसको, या फिर स्किन और हेयर जो है वो क्या हो सकते हैं, अजीब से हो जाते हैं, हेयर्स जो है वो उड़ने लग जाते हैं और स्किन का कलर चेंज हो जाता है। तो ये किसके अंदर आता है, प्लियोट्रोपी के अंदर। ठीक है, आगे देखें, इसको हटा दूं। अगली है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अगली क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। when, ये उसका उल्टा है, when more than one gene controlled, more than one gene, more than one gene controlled a character। एक कैरेक्टर को
2 से ज़्यादा जीन कंट्रोल करती है। इसकी वजह है ह्यूमन में, इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन स्किन कलर, और ह्यूमन हाइट। ठीक है, समझ गए? आगे चलें। इसका वो वाला है ना एग्जाम्पल, वो याद रखना आप, ए वाला एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इनका क्रॉस लाइट कलर, डार्क कलर, है ना, लॉन्ग हाइट, लंबी हाइट, टॉल हाइट। ठीक है, आगे देखो। इतना मैंने आपको एक वीडियो बनाए हुए हैं, मैंने 2 वीडियो जेनेटिक्स के, उसमें भी इतना कराया हुआ है, वहाँ डिटेल से किया है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो यहाँ तक का, तो आप वो वीडियो पीछे वाले जाके देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चले। अगला है अपना केमिकल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। केमिकल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी? सटन एंड बॉवेरी ने। ठीक है, किसने दी? सटन एंड बॉवेरी ने। क्या बताया? जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। ठीक है, लिंकेज, इसने क्या बताया? लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन जो है वो किसने दिए थे? टी.एच. मॉर्गन ने। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, इन दोनों चीज़ों को किसने दिया था? टी.एच. मॉर्गन ने। ठीक है, देखो अभी एक बात याद रखना आप, लिंकेज है ना इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। ये आप याद रखना, लिंकेज कम होगी, डिस्टेंस ज़्यादा है तो लिंकेज भी कम हो जाएगी। ठीक है, और रिकॉम्बिनेशन जो है तो कैसी है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। रिकॉम्बिनेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन। हो गया, इसको कॉपी करो। चलें आगे। बिल्कुल अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करते रहो। अपना एग्ज़ाम 1 अगस्त को नहीं है, अब थोड़ा अपने को और ज़्यादा टाइम मिल गया है, इसको पॉजिटिव वे में लेते हुए अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो। जिनका कुछ डाउट चल रहा है, कुछ दिक्कत चल रही है, तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको उनको सोल्व करने की कोशिश करूँगी। और अभी मैं कोशिश करूँगी आपके लिए रोज़ वीडियो लेके आऊँ। कई बार लाइट का इश्यू हो जाता है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी आपको रोज़ वीडियो मिले, चाहे छोटा ही सही मिले ज़रूर। ओके, तो अभी आगे देखें अपन सेक्स डिटर्मिनेशन। चलो, सेक्स डिटर्मिनेशन को करता कौन है? किसकी वजह से कंट्रोल होते हैं? क्रोमोसोम की वजह से, है ना। लड़का होगा या लड़की, ये किससे पता चलता है? क्रोमोसोम से पता चलता है। ये थ्योरी किसने दिया था, किसने समझाया था? ये समझाया था हैंकिंग ने, मुर्गियों के राजा, ऐसे याद रखना। किसने समझाया था? हैंकिंग ने इसको समझाया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, ह्यूमन के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो होता है मेल हेट्रोगैमिटी। देखो 2 तरह से होता है, मेल हेट्रोगैमिटी
और एक होता है फीमेल हेट्रोगेमिटी। मेल हेट्रोगेमिटी किस किस में होता है? ह्यूमंस में होता है और ड्रोसोफिला में होता है ना भाई। मेल के जो सेक्स क्रोमोसोम है वो कैसे होते हैं? XY होते हैं ना, तो ये हेट्रोगेमेट है ना। इसके दोनों जो है ये क्या है? अलग अलग है, तो ये हेट्रोगेमेट हो गए। इसमें फीमेल और इसके जो फीमेल होगी वो कैसी होगी? वो होमोगेमिटी होगी। उसका जैसे फीमेल जो होती है वो कैसी होती है? XX होती है ना अपनी। फीमेल हेट्रोगेमिटी में आपको याद रखना है ये किसके अंदर होता है? ये होता है बर्ड्स के अंदर। ZW वाला पढ़ा है ना आपने। यहाँ मेल जो है वो उसके अलग क्रोमोसोम होते हैं यहाँ पे। ये वाला जो है ना ये फीमेल है, इसमें फीमेल होती है हेट्रोगेमिट। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, अब वो करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना। ये मेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, इसका ये बना ऐसे, इसका ये बनेगा ऐसे, और ये वाला है ना। तो इसमें 50% लड़की होने के चांस है और 50% लड़के होने के चांस है। और वो किस पे डिपेंड करता है? मेल के Y क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। क्लियर? आगे चलें। एक टर्म है हैप्लोडिप्लॉइडी। ये क्या होती है? हैप्लोडिप्लॉइडी क्या होता है? ये किसमें मिलता है अपने को? ये मिलता है हनी बीज में। किसमें मिलता है? हनी बीज में। इसमें फीमेल जो होती है वो 2n होती है। फीमेल जो होती है वो कैसी होती है? 2n होती है। और मेल जो होता है वो कैसा होता है? n होता है। ठीक है, मेल n और फीमेल 2n। इसका n आया और इसका n आया, तो ये 2n बन गई। ये तो बन गई कौन? फीमेल बन गई, है ना। और जब यही n अपना ही एक और ही यही n आगे जाके इसी का डेवलपमेंट हो जाए तो ये n ही बना। तो ये n कौन बन गई? ये ड्रोन बन गया, है ना। ये क्या बन गया? ड्रोन बन जाता है। और ये क्या बनती है? फीमेल बन जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया? ये इसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइडी। आगे चलें। पार्थेनोजेनेसिस से बनता है। पार्थेनोजेनेसिस होता है ना, उसकी वजह से ड्रोन बन जाता है। चलें आगे। अब देखें म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन की थ्योरी किसने दी थी? पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, बहुत सारे म्यूटेशन होते हैं। मॉर्गन ने दी थी ना म्यूटेशन, चेंज इन जेनेटिक मेकअप। सिंपल सी डेफिनेशन याद रखो। जब जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाए उसको बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन कई टाइप का होता है। पहला लिखो पॉइंट म्यूटेशन, पहला कौन सा होता है? पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का इसमें होता है चेंज इन सिंगल बेस पेयर जीन। चेंज इन सिंगल बेस पेयर, इसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। ये इसका एग्जाम्पल है, सिकल सेल एनीमिया। अगला है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। हाँ, अभी आपको डेली वीडियो मिलेंगे
जिसके अंदर 1 डे 1 चैप्टर में कराने की कोशिश करूंगी, या फिर एक चैप्टर 2 दिन में करा दूंगी आपको कंप्लीट। ठीक है, डोंट वरी, अपनी स्टडी फोकस करो अच्छे से। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है? डिलीशन और इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए। या तो कोई भी बेस पेयर जो है वो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, या फिर उसमें इंसर्ट हो जाए, इंसर्शन। डीएनए का बेस पेयर या तो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, या फिर ऐड हो जाए, उसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन किसकी वजह से कॉज होते हैं? कॉज्ड बाय, म्यूटेशन किसकी वजह से होते हैं? जो म्यूटेशन को करते हैं उनको बोलते हैं म्यूटाजन। ये टर्म भी आप याद रखना। ठीक है, आगे चलें। अब देखें पेडिग्री एनालिसिस। ये काफ़ी बच्चों को बहुत टफ लगता है और इससे क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आपको जरूर देखने को मिलता है, पेडिग्री एनालिसिस पे, है ना। तो देखो, पेडिग्री एनालिसिस, इसके कुछ टर्म्स हैं वो आप ही को याद रखना है। ये वाला बॉक्स आ जाए तो ये होता है मेल, ये वाला बॉक्स आ जाए तो ये होता है फीमेल, है ना। ये याद रखने पड़ेंगे आपको। अगर इस वाले बॉक्स में ये आ जाए ऐसे तो ये होता है अफेक्टेड मेल, अफेक्टेड मेल। ठीक है, अब ये फीमेल का ही आ जाएगा तो बताने की जरूरत नहीं है ना, ये क्या है, ये अफेक्टेड फीमेल हो गई, है ना। एक आता है ये सिंबल, ये होती है मैटिंग। इन दोनों की क्या हो रखी है, शादी हो रखी है। एक लाइन आए तो इन दोनों की शादी हो रखी है। ठीक है, अगर ऐसे आ जाए, डबल ऐसे आ जाए तो ये भी मैटिंग ही होती है, लेकिन ये मैटिंग किन में ही हो जाती है, सिबलिंग्स में ही हो जाती है। कजिन्स वगैरह होते हैं ना, भाई बहनों में ही शादी हो जाती है। बात समझ गए, इसका मतलब समझे। अब आगे, अगर ऐसा दिया हुआ है जिसके अंदर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 5 ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। आगे चलें। हटा दूं इसको। अब देखो, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, उसको कैसे पहचानेंगे? अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रंस। इसका एग्जाम्पल है माइटोनिक डिस्ट्रोफी, इसका एग्जाम्पल है माइटोनिक डिस्ट्रोफी, है ना। ये इससे डिजीज होता है। ठीक है, याद रखना ये बात, अफेक्टेड पेरेंट्स हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रंस। ठीक है, पेरेंट्स है वो अफेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन उनके बच्चे कैसे होंगे, अनअफेक्टेड होंगे। कैसे होते हैं देखो, जैसे ये मेल है, ये मेल है, ये दोनों क्या है, अफेक्टेड है। तो इसकी कुछ संतानें तो कैसी होंगी, जैसे ये अनअफेक्टेड हो गई, ये भी अफेक्टेड हो गया, और ये भी क्या हो गया, अफेक्टेड हो गया। ऐसे होता है इसके अंदर, ऐसा एग्जाम्पल आएगा। इसका मतलब ये किसका है, ऑटोसोमल डोमिनेंट का है, माइटोनिक डिस्ट्रोफी। डोमिनेट हो रहा है कौन इसमें, अफेक्टेड है पेरेंट्स, फिर भी बच्चा कैसा है, अनअफेक्टेड है। बात क्लियर है, चले आगे।
अगला है ऑटोसोमल रिसेसिव। इसमें क्या होता है, अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड प्रोजेनी। बिल्कुल उल्टा हो गया है ना। पेरेंट्स कैसे होंगे इसमें, अनअफेक्टेड होंगे, पेरेंट्स को कोई रोग नहीं है लेकिन बच्चा जो है उसको रोग हो सकता है। अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चाइल्ड। ठीक है, इसका आपको कैसे मिलेगा, अफेक्टेड तो कोई भी हो सकता है ना। ये अफेक्टेड हो गया, मान लो ये अफेक्टेड हो गया, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, ऑटोसोमल रिसेसिव का एग्जाम्पल है। आगे चलें, अगला है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, है ना। अगला कौन सा है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के अंदर याद रखना है ऑल फीमेल्स आर अफेक्टेड, फीमेल्स आर अफेक्टेड। जितनी भी फीमेल्स होंगी ना वो सभी क्या होंगी, अफेक्टेड होंगी। जैसे ये इसकी मैटिंग कराई इससे, ये अफेक्टेड है, इसके लड़की बनेगी अफेक्टेड बनेगी, लड़का बनेगा अनअफेक्टेड बनेगा, लड़की बनेगी अफेक्टेड बनेगी, लड़का बनेगा अनअफेक्टेड बनेगा। ऐसा मिलेगा तो ये किसका है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का है। ये आपको बेटा याद करने पड़ेंगे इन सबको, समझ रहे हो। आगे चले, अगला है एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में मेल्स आर मोर अफेक्टेड, मेल्स अफेक्टेड होंगे इसमें, नॉर्मल भी हो सकते हैं लेकिन मोस्टली कैसे होंगे, अफेक्टेड होंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। और एक इसका एग्जाम्पल है हीमोफीलिया, एक इसका एग्जाम्पल है हीमोफीलिया। ठीक है, एक इसका एग्जाम्पल क्या है, हीमोफीलिया। अब देखो अपना पेडिग्री एनालिसिस जो है वो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा दिया अच्छे से। अभी अपना थोड़ा सा बच गया क्या, एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर बच गए, है ना, वो मैं आपको कराऊंगी कल के वीडियो के अंदर। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझने की कोशिश करें, और अगर कोई डाउट आता है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप मेरे को उस पर कमेंट सेक्शन में आप मेरे को मैसेज करके बोल सकते हो कि मैम ये नहीं समझ में आया है, आप फिर से बताओ। और ठीक है, तो पढ़ो अच्छे से। थैंक यू सो मच। बाकी बातें कल। बेस्ट ऑफ लक।